हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCX अगेन। सो इस सीरीज में हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यूज को कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 60 सेकंड तक कर लिया था, 60 से 62। जो ये जब कंबाइंड पेपर हुआ करते थे 60 to 60 सेकंड वाला एक साथ हुआ था। तो उस तक हमने कर लिया है, 70th से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए अभी तक यहाँ तक कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 56 से 59 जो बीपीएससी हुआ था, ठीक है, उसको कवर करेंगे, जिसका एग्जाम जो है 15 मार्च 2015 को हुआ था। तो ये वो दौर आ गया है अब 2017 से के बाद से। तो हालांकि 2017 के बाद से जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर साल पेपर हो रहा है। ठीक है, 2021 में नहीं हुआ था, लेकिन वो 2021 का पेपर जो है 2022 में, और फिर 2022 का पेपर 2023 में, और 23 का पेपर 23 में करवा के, वो 68 69 का 2023 में करवा के उसको कवर कर लिया गया है। बट 2017 के बाद से ऑलमोस्ट हर साल पेपर हो रहा है। लेकिन ये जब पेपर हुआ करते थे, वो कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल में कभी एक बार हुआ करते थे। और उसमें भी जो है बहुत सारे बीपीएससी को मर्ज करके पेपर किया करवाया जाता था। तो वो दौर है। तो ये 56 से 59 तक बीपीएससी का पेपर जो है वो इस पे डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, 15 मार्च 2015 में हुआ था। हालांकि ये 2014 लिखा है, लेकिन 2014 का पेपर तो 15 में कंडक्ट किया गया था, 15 मार्च 2015 को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि एक बार फिर बता देता हूँ, एक तो ईयर ऑन ईयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ताकि ऑलमोस्ट ऑब्वियसली पैटर्न पता लगता रहे। दूसरा जो है टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं, ताकि एक टॉपिक में कितने क्वेश्चन बनते हैं हर साल। ठीक है, और कितना चेंजेस आ रहा है वो भी, उसका भी अंदाजा लगता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से है, एज यूजुअल, जैसे हम लोग करते हैं हर 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 पेपर में। कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा को किसने खोजा था? ये जो फेमस नाम आते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको मिटा के। ठीक है, हालांकि वैसे तो बहुत लोगों का नाम आता है हड़प्पा में। मतलब टीम टीम तो है, पूरी टीम ही खोजती है, लेकिन उसके लीडर कौन थे, लीडर का नाम लिख देता हूँ मैं। कि हड़प्पा जो है वो, मैं दयाराम साहनी इंडिया की तरफ से थे। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट नाम है। फिर मोहेंजोदड़ो। अच्छा, हड़प्पा वाज द फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला सिटी था टू बी डिस्कवर्ड। इसलिए जो है हड़प्पा का नाम, सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया है। ठीक है, फिर था मोहेंजोदड़ो। ठीक है, इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था रखल दास बनर्जी ने। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक। और इसमें एक नाम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वीए स्मिथ का। ठीक है, वीए स्मिथ का नाम जो है बताता हूँ। एक एक इन्होंने बुक लिखी थी वीए स्मिथ ने, एन ऑक्सफर्ड एन ऑक्सफर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एन ऑक्सफर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और एक और बुक लिखी थी, आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये वही हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। हालांकि उसको बाद में जो है रेफरेंस में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जगह दी थी। लेकिन वीए स्मिथ ने पहली बार जो है किसको बोला था? फर्स्ट कॉल्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो वीए स्मिथ जो है वो हड़प्पन और मोहनजोदड़ो की खुदाई से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बाकी सब लोग जो है वो हड़प्पन और मोहनजोदड़ो की खुदाई से रिलेटेड हैं। वी स्मिथ इज नॉट रिलेटेड। वी स्मिथ की ये बुक का नाम याद रखना है, एन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने? और समुद्रगुप्त को, अच्छा ये क्वेश्चन नीचे आया हुआ अभी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, उसको उसको देखते समय डिटेल में डिस्कवर करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और अभी यूपी गवर्नमेंट ने जो है सारनाथ को यूनेस्को हेरिटेज साइट में लिस्ट करने के लिए जो है इनिशिएशन शुरू कर दिया है। ठीक। फिर पावापुरी, पावापुरी में क्या है? पावापुरी में जो है वो जो महावीर थे, महावीर जैन, उनको जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, निर्वाण यानी, जैनिज्म में निर्वाण को कहते हैं मृत्यु। ठीक है, और बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब होता था ज्ञान प्राप्त करना। और बुद्धिज्म में मृत्यु को क्या बोलते थे? मृत्यु को बोलते थे महापरिनिर्वाण। ठीक है, और जैनिज्म में मृत्यु को निर्वाण, और ज्ञान को क्या बोलते थे? कैवल्य। ठीक। फिर वैशाली क्या है? वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, किसने किया था? काल अशोक ने। ठीक। और बाकी डिटेल में इसका प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार कर चुके हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगिरी में। सेकंड वैशाली। थर्ड पाटलिपुत्र। फोर्थ कुंडलवन विहार, उसमें कश्मीर में। डिटेल में देख चुके हैं उसको। ठीक है, तो दोबारा बार बार नहीं देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, एंशियंट इंडिया। ठीक है, समुद्रगुप्त। हालांकि ये कहना बहुत खराब होगा, क्योंकि नेपोलियन जो है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था। ठीक है, बट समुद्रगुप्त नेवर लॉस्ट अ बैटल। ठीक है, समुद्रगुप्त भी नहीं हारा। साथ में जो अपने बाजीराव फर्स्ट थे, जो मराठा पेशवा थे, वो भी कभी नहीं हारे थे। ठीक है, तो ये ऐसे लीडर्स थे। इनको नेपोलियन से कंपेयर करना, ये तो खुद समुद्रगुप्त की जो है वो अपमान होगा। बट वी वी ए स्मिथ ने इनको किया था। और बाद में जो ये थे अपने जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज में इसका जिक्र भी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4।
विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रूल, ठीक है। 5N किसके समय आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था, ठीक है। इसकी एक बुक है फो कोकी, ठीक। ह्यूएन सांग आया था हर्षवर्धन के समय पे, इसकी किताब है सी यू की, ठीक है। और एक सुंग यून, सुंग यून, ठीक है। ये करीब 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आया था, 6th सेंचुरी एडी में, स्टार्टिंग में कुछ 515 एडी के आसपास, ठीक है। इत्सिंग, इत्सिंग भी चाइनीज ट्रेवलर था, ये आया था 672 एडी में। हालांकि उस समय राजा जो है वो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो गई थी? 642, 647 की एडी के आसपास में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, 672 में इत्सिंग आया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और उस समय जो है कौन राज राज कर रहा था उसका ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है। सेम सुंग्यून के समय भी इंडिया में कौन राजा था, ये इसका डिटेल ज्यादा नहीं मिलता है। फिर हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने स्टैब्लिश की थी? कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। कुमार गुप्त कौन है? गुप्ता एम्पायर के रूलर थे, ठीक है। और धर्मपाल का नाम भी इससे रिलेटेड है कि धर्मपाल ने एक तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। ही स्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। और फिर नालंदा यूनिवर्सिटी जो अपना वैभव खो चुकी थी उसको रिवाइव किया था धर्मपाल ने, ठीक है। रिवाइव्ड नालंदा, ठीक। और इसको जो नालंदा के रुइंस थे, और नालंदा को जलाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था, और 2016 में जो है इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। फिर इंडिका के ऑथर कौन थे? इंडिका के ऑथर भाई मेगास्थनीज थे। विष्णुगुप्त कौन है? कौटिल्य चाणक्य, ठीक है। इनकी कौन सी बुक थी? इनकी बुक थी अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है। इन्होंने इसमें 7 लिम्स ऑफ स्टेट्स का जिक्र किया था, मतलब सप्तांग थ्योरी दी थी। और मेगास्थनीज ने क्या बोला था? मेगास्थनीज बोला था कि जो मॉडर्न सोसाइटी थी वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी, ठीक। तो दोनों साथ साथ रिलेटेड है, दोनों को याद रखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। अच्छा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा याद करने से पहले, जो एक राजा थे, राजपूत रूलर थे, विग्रह राज फोर्थ, ठीक है। और इनका नाम जो है एक मिनट डिटेल में देखने दीजिए। तो विग्रह राज फोर्थ, ठीक है, ये चौहान रूलर थे, चौहान रूलर थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक, ये किताब भी याद रखना है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। संस्कृत में लिखी थी। और इस संस्कृत के जो वर्स थे वो एक जैन टेम्पल पर जो है, जैन टेम्पल पर जो है इसको उकेरा गया था, ठीक है। वही जैन टेम्पल था जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको कन्वर्ट कर दिया था, कहाँ, किसमें? अढ़ाई दिन का झोपड़ा में, ठीक है। ये क्या है? एक मॉस्क, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। फिर इन विच लैंग्वेज वॉज तुजुक्के बाबरी, तुजुक्के बाबरी क्या थी? ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। बाबर टर्किश था तो उसने टर्किश में लिखा था। और इसको बाद में जो है जब कन्वर्ट किया गया, मतलब इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में, तो पर्शियन में इसका नाम पड़ गया बाबरनामा। तो ये दोनों नाम सुने होंगे, दोनों एक ही हैं, बट ये ट्रांसलेटेड वर्जन है बाबरनामा, और तुजुक्के बाबरी जो है ओरिजिनल किताब जो है किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाबर ने टर्किश लैंग्वेज में, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? अच्छा, राणा प्रताप, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी? 1576 में हुई थी, राणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर के सेनापति कौन थे? ये मान सिंह थे, अकबर के सेनापति, ठीक है। हकीम खान थे, जो है ये थे राणा प्रताप की आर्मी के सेनापति। देन क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी, ठीक है। शिवाजी कैपिटल कहाँ था? रायगढ़ में था, ठीक। और बाद में जब शाहू जी महाराज के समय जब दो फैक्शन में डिवाइड हो गया था इनका, तो शाहू जी जो है वो, शाहू जी वो कहाँ, उन्होंने कैपिटल कहाँ बनाई थी? सतारा में बनाई थी, ठीक है। और जो शिवाजी टू थे, जो ताराबाई की तरफ से डिवाइड हो गया था, उन्होंने कोल्हापुर में बनाई थी, ठीक है। तो शिवाजी टू वगैरह यहाँ रहते थे, ठीक है। उसके अलावा पूना में जो है वो पेशवा की सीट थी, वो पूना में थी, ठीक है। तो सारा डिवीजन ऐसे था, इंपॉर्टेंट, सारा याद रखना। और शिवाजी की कैपिटल कहाँ थी? रायगढ़ में। फिर हु फाउंडेड पागलपंथ, पागलपंथ को किसने फाउंड किया था? भाई ये करमशाह टीपू है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम। अच्छा, पागलपंथ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इनका काम, इन्होंने क्या किया था कि ये बोलते थे कि उस समय जितने भी प्रचलित धर्म है उन सबको मिक्स करके, सारी उनकी अच्छी चीजों को बना के एक अनोखा जो है धर्म बनाया जाएगा, इसको नाम दिया गया पंथ, पंथ नाम दिया गया, ठीक है। और पागलपंथ नाम कैसे पड़ा? कि लोग जो है बोलने लगे इनको कि ये लोग पागल हैं, मतलब ये नामुमकिन काम करने जा रहे हैं, सभी धर्मों को मिला के करने जा रहे हैं, तो वहीं से नाम पड़ गया पागलपंथ इसका, ठीक है। और बहुत ये फेमस कहावत है, सुना होगा कि जैसे कुछ उल्टा सीधा काम कोई करता है तो उसको बोल देता है पागलपंथी कर रहा है, तो ये चीज है ना वहीं से ड्राइव हुई है, ठीक है। तो पागलपंथ किसका? करमशाह टीपू का, ठीक।
बाकी स्वामी सहजानंद सरस्वती ये 1829 में, सॉरी नॉट 1829, 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाए थे और ऑल इंडिया किसान सभा के जो है प्रेसिडेंट भी बने थे। फिर फराइजी वाला ये 70th बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। ये हाजी शरीयतुल्लाह जो है उन्होंने चलाया था फराइजी मूवमेंट। और दादू दयाल कौन थे? दादू दयाल इन्हीं के पुत्र थे, ठीक है। आर्य समाज किसने बनाया था? दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ठीक। मुस्लिम लीग किसने बनाई थी? 1906 में, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 एडी में पास हुआ था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य चीजें क्या थी? एक तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। दूसरा एक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसमें 4 मेंबर थे, एक दो तीन और चार, ठीक। उसके अलावा एक और क्या किया गया था? जो डुअल सिस्टम चल रहा था, जो रॉबर्ट क्लाइव लगा के गया था 1765 में, उसको जो है अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक। फिर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए? कि जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है और रिवेन्यू वाला, और जो ये है कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम और कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है, ठीक है। एक कंपनी जो है वो चलाती, कॉमर्शियल एक्टिविटी चलाती थी, और कंपनी जो है रूल भी करने लगी थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना था इसको, ठीक है। तो दोनों काम की देखभाल के लिए बनाया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। फिर एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में, ठीक है, जिसके चीफ जस्टिस कौन थे? लॉर्ड इम्फे, ठीक है। ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड इम्फे, ठीक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आई थी। और ये जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 बंदे थे, इसको 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है, उसमें घटा के 3 कर दिया गया था। उसको बाद में 4 कब किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट में जो है इसको बढ़ा के फिर से 3+1 चौथा किया गया। और चौथा मेंबर जो है लॉ मेंबर को ऐड किया गया, ठीक। लॉ मेंबर कौन था? लॉर्ड मैकोले, ठीक है। लॉर्ड मैकोले बहुत फेमस नेम है, क्यों? 1860 में जो है इन्होंने क्या बनाया था? एक तो मैकॉले मिनट जो है 1835 में दिया था इन्होंने, ठीक है। दूसरा इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। इन दोनों को जो है डिजाइन करने वाला, कोडिफाई करने वाला कौन था? लॉर्ड मैकॉले। देन क्वेश्चन 14, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? ठीक है। अच्छा, 1833 के चार्टर एक्ट में ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था 73 के एक्ट में, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक। और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक एडिशनल टाइटल दे दिया गया, वॉइस रॉय। उसको रिप्लेस नहीं किया गया, एडिशनल टाइटल दिया गया, वॉइस रॉय। उसका काम क्या था? कि एक ही बंदा था वो, एक ही बंदा काम, दोनों काम देखेगा, गवर्नर जनरल का भी और वॉइस रॉय का भी। लेकिन उन दोनों में फर्क क्या था? वॉइसरॉय जो है एक रॉयल टाइटल था, ठीक है। तो 1857 के बाद जो अंग्रेजों ने बोला कि हम फर्दर एक्सपेंशन नहीं करेंगे, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, ठीक है, उनको एक मान्यता दी गई। तो जब वो गवर्नर जनरल यानी जो जो ही बंदा था वो प्रिंसली स्टेट से डील करता था, ठीक है, तो एज अ वॉइस रॉय एक्ट करता था, और उसका रिपोर्ट जाता था सीधा रानी महारानी के पास, इंग्लैंड की महारानी के पास। फिर जब ब्रिटिश कंट्रोल्ड जो टेरिटरीज थी उससे डील करता था, तो एज अ कैसे करता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरह बन के करता था। उसकी रिपोर्ट जाती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। तो कौन था ये? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और यही पहला वॉइस रॉय भी बनता है 1858 की, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद। और डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था? 1848 से लेकर 1856, जो इसी के सारे कुकर्म थे, जिसका नतीजा जो है 1857 में कैनिंग को भुगतना पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज हिज हिमालयन ब्लंडर? ठीक है, ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था किस दिन हुआ था? 5 फरवरी 1922 में, ठीक है। इसमें क्या किया था? इसमें जो है गुस्साई भीड़ ने जो है वो पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे। उसी के बाद गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। फिर क्वेश्चन 16, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ठीक है, बहुत बार रिपीट कर चुका, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखनी है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कब किया गया। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था 7 अगस्त को, ठीक है, 1905 को। और इसी दिन को जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है इसको। फिर क्वेश्चन 17, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अच्छा, फर्स्ट वुमेन कौन थी? फर्स्ट वुमेन तो थी एनी बसंत 1917 में कलकत्ता सेशन में, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन, एनी बसंत वाज नॉट इंडियन, शी वाज आयरिश लेडी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है वो सरोजिनी नायडू थी। कब बनी थी? 1925 में, ठीक है, कानपुर में, कानपुर सेशन में, ठीक। फिर क्वेश्चन 18, वेयर डिड मैडम भीकाजी कामा होइस्ट द ट्राई कलर फ्लैग? ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी आया था, उसमें दो इंपॉर्टेंट जर्नल पब्लिकेशन का नाम था, एक तो वंदे मातरम, ठीक है,
और दूसरा तलवार। तो ये किससे रिलेटेड है? ये भी मैडम भीकाजी कामा से रिलेटेड है। इनको क्या बोलते थे? मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी। मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी। ठीक है। और इन्होंने स्टुगार्ट जर्मनी में सन 1907 में, ये जर्मनी में है ये जगह, 1907 में जो है तिरंगा अनफल किया था। ठीक है, फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग, पहला तिरंगा लहराया था 1907 में जर्मनी में। ठीक, दोनों डेट याद रखनी है। फिर करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोसी। रामोसी कब हुआ था? ये तो 1822 में दो बार हुआ था रामोसी, 1822 में जिसमें चित्तूर सिंह ने लीड किया था। ठीक। और एक 1830-32 में हुआ था जिसमें के लीडर थे उमाजी नायक। ठीक है, इनको 1832 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था, वेस्टर्न घाट में। फिर द वघेरा अपराइजिंग। ठीक है, वघेरा अपराइजिंग किसके खिलाफ हुआ था? एक तो ये 1818 से लेकर 1820 में हुआ था। ठीक है। और किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ तो हुआ था, लेकिन जो बड़ौदा के जो शासक थे, गायकवाड़ रूलर थे, ठीक है, ये दोनों के ही एक्सप्लॉइटेशन, ये भी एक्सप्लॉइटेशन करते जनता का, और जो ब्रिटिश थे वो तो कर ही रहे थे। इन दोनों के अगेंस्ट जो है ये वघेरा अपराइजिंग हुआ था 1818-20 में। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मीडिया इन इंडिया एक्ट्स वर पास्ड इन। ठीक है, पहला एक्ट जो है 1835 में जो है वो चार्ल्स मेटकाफ ने पास किया था। और ये लिबरेशन किया था इन्होंने प्रेस का, इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद 1867 में पास किया गया। फिर 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो जानते ही हैं। फिर एक 1908 में जो है वो लॉर्ड मिंटो टू के समय पास किया गया था। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट है, सबको याद रखना है, 1835, 1868, 1878, 1908। उससे पहले 1823 में भी जॉन एटम के समय पास किया गया था। ठीक है, एक ये भी डेट याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी बिगेन ओवर। ठीक है, बहुत चीजों के ऊपर हुआ था। एक बहुत बड़ा रीजन था, और जो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसमें पहली बार जो है एक क्वेश्चन पूछने की इजाजत दी गई थी, वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन में गया था। ठीक है, कि मॉडरेट बोलते थे कम से कम कुछ तो मिला, एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि यही मिला बस। ठीक है, तो हमेशा से ये लड़ाई होती थी। तो स्ट्रेटजी ऑफ कांग्रेस मूवमेंट, ठीक है, इसके ऊपर भी लेके मतभेद था भाई दोनों का। एक चाहते थे कि जो है स्वदेशी मूवमेंट का एग्जांपल लीजिए। स्वदेशी मूवमेंट में जो मॉडरेट्स चाहते थे कि सिर्फ वो बंगाल तक ही सीमित रहे, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल का बात है भाई। और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं, इसको पैन इंडिया बना दिया जाए। ठीक है, एक वो स्ट्रेटजी हो गई एग्जाम्पल के तौर पे। ऑब्जेक्टिव कांग्रेस मूवमेंट का, ठीक है, मॉडरेट्स क्या था? वो प्रेयर पेटिशन में बिलीव करते थे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे कि नहीं, पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट। ठीक है, मॉडरेट्स क्या है? वो पढ़े लिखे, ज्यादा अर्बन मिडिल क्लास के तब सीमित थे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? मास मूवमेंट करना, मास की तरह जाना। तो ये सारे जो है रीजन है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो है वो जो फूट पड़ी थी। और जो ऑफिशियल फूट कब हुई थी? 1907 में, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर ये मिले कब थे? सन 1916 में, लखनऊ सेशन में, जिसको बोलते हैं कांग्रेस ऑफ टू यूनियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट तो यूनाइट हुए ही थे, साथ में कांग्रेस, आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग, ठीक है, इनका भी ज्वाइंट सेशन हुआ था। ठीक है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं कांग्रेस ऑफ टू यूनियंस। ठीक है, और इसको रियूनियन कराने में इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था सरोजिनी नायडू ने, और एक और थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और इसी के बाद से जो है सरोजिनी नायडू ने किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने इसी समय बोला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, शी वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट एंड शी सेड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू मोहम्मद अली जिन्ना, सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन आ जाए तो ये हैरान मत होइएगा, ये मार के आइएगा करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 23, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ठीक है, ये तो अरविंदो घोष की थी, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ठीक है, जिनमें क्रिटिसाइज किया था। और इसी में जो है इन्होंने किसकी पैसिव रेजिस्टेंस की थ्योरी दी थी? पैसिव रेजिस्टेंस की थ्योरी दी थी अरविंदो घोष ने। ठीक है, एक और बुक लिखी थी इन्होंने सावित्री नाम से। ठीक है, सावित्री नाम से, जिसमें ये जो मदरलैंड का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने इसमें दिया था, एक इमोशनल टच दिया था, फ्रीडम स्ट्रगल को देने की कोशिश करी थी सावित्री नाम की बुक में। ठीक है, ये क्या थी? इंग्लिश इंग्लिश की पोयम की बुक थी ये, इंग्लिश में पोयम बुक। ठीक, और एक न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो दोनों किताबों के नाम याद रखना है, अरविंदो घोष के। फिर क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स, द नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी। ठीक है, अच्छा, नेहरू रिपोर्ट जो है ये तो 1828 में। ठीक, इसका इसका बैकग्राउंड बताता हूँ मैं, कि सॉरी, नॉट 1828, क्यों 1828 ध्यान आ रहा है मेरे को बार बार, ये 1900 की बात है। 1927 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया,
ठीक है, जिसमें 7 लोग मेंबर थे और 7 के साथ ब्रिटिश थे। तो इंडियंस ने इसको बॉयकॉट किया। तो जो लॉर्ड बर्किन हेड थे उस समय के गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड बर्किन हेड, तो इन्होंने बोल दिया कि तुम इंडियंस लोग जो है वो एक तो ना खुद बना सकते हो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ना हमें बनाने दे रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने चैलेंज कर दिया, और उस चैलेंज को जो है मोतीलाल नेहरू थे उस समय, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने सीरियसली ले लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1928 में जो है ये बनाया, जिसका नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, हेड कौन कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट नाम है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और एक तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ये लोग जो है पार्ट थे इस कमेटी का। ठीक है, तो ड्राफ्ट किसने किया, एक तो मोतीलाल नेहरू ने हेड किया, और सब्जेक्ट क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। तो इसकी तीन इंपॉर्टेंट खासियत क्या थी, एक तो इन्होंने तीन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तीन इंपॉर्टेंट खासियत। सबसे बड़ी खासियत क्या थी, कि इन्होंने क्या डिमांड किया, डोमिनियन स्टेटस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, डोमिनियन स्टेटस। इसी को लेके जो है वो, जो जवाहरलाल नेहरू हो गए जैसे और सुभाष चंद्र जैसे यंग ब्लड थे, ठीक है, उनके बीच में मतभेद हो गया। तो उसके बाद से इन्होंने 1929 में जाके, 1928-29 में, ठीक है, इंडियन लिबरल फेडरेशन, नॉट इंडियन लिबरल, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, सॉरी, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना करी किसने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, 1929 में। ठीक है, और एक और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, वो तो साउथ ईस्ट एशिया में जो है रास बिहारी बोस ने चलाया था। ये डोमिनियन स्टेटस की मांग होगी। दूसरी कौन सी थी, कि जो ये था आपका सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया, और क्या मांगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ठीक, और फिर फंडामेंटल राइट्स मांगे इंडियंस के लिए। ये तीन और भी चीजें थी, लेकिन ये तीन जो है मुख्य जो है मांग थी, तो तीनों को याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, हु पेंड द फॉलोइंग लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये हालांकि इसको फेमस किसने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने फेमस किया था, लेकिन लिखा किसने था, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। ठीक है, पूरा नाम याद रखिए, बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की एक फेमस पोयम है, उन्होंने क्या लिखी थी, कि हाँ, ये लिखा था कि देश हित मरना पड़े यदि सहस्त्रों बार भी, इस कष्ट को निज ध्यान न लाऊं कभी, हे ईश, भारतवर्ष में ही शतवार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशीय कारक कर्म हो। ये लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने, ये चार लाइनें उनकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26, हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1921। अच्छा, कांग्रेस ने कब किया था, कांग्रेस तो 1929 में किया था। ठीक है, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। लेकिन 1921 में मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का, उन्होंने मांग रख दी थी 1921 में ही। ठीक है, वेरी फेमस, इसको जरूर याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द ईयर्स ऑफ दोज आर क्लोजेस्ट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों 1925 में फाउंड फाउंड किए गए थे। ठीक है, आरएसएस को भी 100 साल पूरे हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म्ड द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा विद द डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज। ठीक है, कब किया था इन्होंने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा 1930s में ही किया था। ठीक, 1936 टू बी प्रिसाइज। फिर फिर इन द ब्लैंक्स क्या बोला है, इन डैश द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स इन द ऑन द, अच्छा, ये बेसिकली पूछ रहा है बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पास हुआ था। ठीक है, 1885 में पास हुआ था। इसके अलावा एक और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ठीक है, वो कब पास हुआ था, 1876 में पास हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना, 1875 76 के आसपास में। फिर 30th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में। अच्छा, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, एक 1930 में, ठीक है, पहला हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है, तो और फर्स्ट और थर्ड को तो कंप्लीट बॉयकॉट किया था कांग्रेस ने। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गई थी, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, गांधी जी, और एक तो गांधी जी कर रहे थे और दूसरा सरोजिनी नायडू जी कर रही थी। ठीक है, ये दो लोग गए थे कांग्रेस की तरफ से। बाकी और पार्टी जैसे डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की तरफ से जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, एनी बसंत ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ऐसे, और फिर उसके बाद हिंदू महासभा ने, के तेज बहादुर सप्रू वगैरह थे, इन्होंने भी तीनों में पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने किया था। बट कांग्रेस ने ऑफिशियली जो है दो को बॉयकॉट किया था, सिर्फ एक में पार्टिसिपेट किया था। ठीक, और ये पूछा 1932 में कौन सा, 1932 में तीसरा हुआ था, थर्ड। फिर क्वेश्चन 31, व्हाट वाज द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन मायो, ठीक है, और एल्डस हेक्सली, चार्ल्स एंड्रयूज, और विलियम डिग्बी। ठीक है, इन्होंने कमेंट्री लिखी थी ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, यही है इंपॉर्टेंट। फिर
हाँ, इसी के साथ हिस्ट्री खत्म होती है, फिर ज्योग्राफी पे आते हैं। इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या बोलता है कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन। ठीक है, किसकी है? कनाडा की है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत डाइवर्स ज्योग्राफी है और उसकी वजह से ये बहुत टेढ़े मेढ़े ऐसे करके अगर मैप पे देखेंगे तो बहुत बड़ा कोस्टल लाइन हो जाता है किसके पास? कनाडा के पास। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड। इंडिया कौन सा है? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा है? चाइना है। फिर उसके बाद क्या है? द पेनीज यूरोप में है। ठीक है, एप्लेशियन जो है अमेरिका में है, अरावलीज जो है इंडिया में है। ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? ओल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। ठीक। यंग यंग माउंटेन के एग्जाम्पल कौन से हो गए? यंग माउंटेन में हिमालय हो गया आपका। ठीक। फिर ब्लॉक माउंटेन में कौन सा हो गया? ये आपके जो विंध्य और सतपुड़ा है। विंध्य और सतपुड़ा। ठीक है, फोल्ड माउंटेन में अगेन हिमालय हो गया एग्जाम्पल। ठीक है। फिर एक ये एल्प्स है जिसको फेमस नाइन्थ क्लास में एक इसका ऐसा ना कि नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स। ठीक है, वो है, ये इटली के पास में है। ठीक। और अरावली ये भी फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, हालांकि अरावली में और हिमालय में फर्क क्या है? हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, अरावली जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें से रिपीट हुआ था ये। ठीक है, ये सिटीज और उनके किस नदी के किनारे बसी हैं उसको मैच करने के लिए, तो पेरिस जरूर याद रखना। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। ठीक। रॉटरडैम जो है वो राइन नदी के किनारे है। ठीक, दोनों को याद रखना है। ठीक है। बाकी बाकी तो ठीक है। बुडापेस्ट बुडापेस्ट जो है वो दानूब के किनारे है। ठीक है। और वाशिंगटन जो है वो पोटोमैक के किनारे है। तो क्या हुआ? ए का 3 हो गया। ठीक है, ए का 3 सी में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। अच्छा, एक और चीज बताना भूल गया था मैं, कि इस पेपर तक जो है वो 4 ऑप्शन आते थे। इस पेपर के बाद 5 ऑप्शन किए गए थे और फिर 69 से फिर से 4 ऑप्शन पे कर दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम, इनमें से कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है बे ऑफ बंगाल में गिरता है? ठीक है, गंगा गिरती है, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ब्रह्मपुत्र भी, गोदावरी भी। ठीक। महानदी भी, कृष्णा भी और कावेरी भी। लेकिन लूनी, नर्मदा, तापी ये जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरेबियन सी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ए एंड बी दोनों। ठीक, बे ऑफ बंगाल की नदियां। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड। ठीक है, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑलमोस्ट पूरे एशिया में कौन सा? डिगबोई, असम। फिर क्वेश्चन नंबर 38। यारलुंग जांगपो रिवर। ठीक है, ये कहाँ पे? तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ये बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में सियांग या फिर दिहांग बोलते हैं। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र सिर्फ और सिर्फ असम में बोलते हैं। ओनली इन द असम। ठीक है, इसके बाद जो है बांग्लादेश में एंटर करे, बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? जमुना। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और गंगा को बांग्लादेश बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। ठीक है, ये भी याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट स्टेशन। ठीक है, ड्राइएस्ट स्टेशन क्या होगा? मुंबई में तो बहुत बारिश होती है, दिल्ली में बारिश होती है, बेंगलुरु में भी बारिश होती है। लेह लद्दाख जो है क्या? कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, इसलिए ड्राइएस्ट है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज एग्रीकल्चरल एरिया लेस देन 60%। अच्छा, ये विवादित क्वेश्चन था, ये बीपीएससी ने उस समय डिलीट कर दिया था। ठीक है, हालांकि आज के समय सारे ऑलमोस्ट सारे ही 60% से कम है, बट उस समय जो है ये बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, और ये इतना यूजफुल क्वेश्चन भी नहीं है ये। फिर नागार्जुन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सी नदी पे है ये नागार्जुन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? ये कृष्णा पे है। कृष्णा पे एक और इंपॉर्टेंट है, अलमाटी बांध। ठीक है, इसको भी याद रखना है, ये हमने जो पिछला वाला वीडियो था उसमें भी देखा था, इसको कवर किया था। फिर द टू स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्ट मोस्ट रिचली एंडोर्ड विद आयरन ओर। ठीक है, किसमें है? इसमें है आपका ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। ठीक है, हालांकि और भी राज्यों में है, लेकिन ये पेयर के तौर पर ठीक है मैक्सिमम मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। ठीक है। और एक जो कल कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंपॉर्टेंट जो माइंस कौन सी हैं, जो एक बेलाडीला माइन है। ठीक है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला माइन छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यहाँ पे हेमेटाइट हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है। और एक और था कुद्रमुख, कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, वहां पे भी जो है पाया जाता है ये आयरन की ओर से, कुद्रमुख और ये कर्नाटका में। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी याद रखने हैं। ठीक। फिर झरिया। झरिया झारखंड में किसके लिए फेमस है? कोल के लिए फेमस है ये। ठीक है। गोल्ड के लिए कौन सा है? जमुई है, कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, थोरियम जो है मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है, मोस्टली केरला के कोस्ट पे। फिर ठीक है, सिल्क सिटी के लिए किसको जानते हैं? भागलपुर को जानते हैं। ठीक। फिर इंडियन पॉलिटी में देखिए उस साल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी जो है पॉलिटी से लेना देना नहीं था ये, कि कौन सा स्टेट में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, पंजाब और हरियाणा में नहीं है।
ठीक है, पंजाब और हरियाणा में नहीं है बिल्कुल। ठीक। फिर इंडियन इकोनॉमी से इस साल 30 सवाल थे, ठीक है, तो ये देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मेटल लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर? ठीक है, ये बहुत सारी फैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, बट मेटल ट्रेडिंग सेंटर लार्जेस्ट कौन सा है? लंदन है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है? डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, किसने रिकमेंड किया था? भाई बलवंत राय मेहता के बारे में जो थर्ड थ्री टीयर स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना है। हालांकि अशोक मेहता ने भी किया था, लेकिन बलवंत राय मेहता का पहला था डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, उन्होंने रिकमेंड किया था। फिर महालनोबिस मॉडल, ये हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताता हूँ मैं, कि इंडिया में जो जब 5 ईयर प्लान आया था, तो पहला 5 ईयर प्लान जो है वो हारूट डोमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, हारूट डोमर मॉडल पे। ठीक है, और वो किसको? एग्रीकल्चर को प्राथमिकता देता था। ठीक है, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो था महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, वो हैवी इंडस्ट्रीज को फोकस देता था। ठीक, सेटिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज विच वर कैपिटल इंटेंसिव। ठीक। फिर एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मैच कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है कि कौन सा संस्था जो है किस साल स्टैब्लिश हुई थी। अच्छा, 1955 में एसबीआई को पहले तो, एसबीआई को जो है वो किया गया था नेशनलाइज, और उसी साल एक आईसीआईसीआई, नाम सुना होगा ना ये बैंक, ये फुल फॉर्म दे रखे हैं इसलिए कंफ्यूजन, लेकिन ये आईसीआईसीआई उसी साल 1955 में इसको भी फाउंड किया गया था। ठीक है, एक्सिम बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, 1982 में आया था। ठीक। उसके अलावा जो है बाकी, और बाकी एग्जैक्ट अगर याद भी नहीं है तो ए का तीन किस में है? एक ही में है, ए का तीन जो है, आ, हाँ सी में है। ठीक है, तो 64 में क्या हुआ था? 64 में जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया खोजा गया था। 87 में जो है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको जरूर याद रखना है। बाकी दो को याद रखिए, लेकिन ये जो आईसीआईसीआई है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, ये दो इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट संस्था, इनको जरूर याद रखना है। ठीक है, फिर अगेन ये फिर से आ गया एक मैच करने वाला, ईयर है कॉलम ए कॉलम बी में। तो ओपन जनरल लाइसेंस, ठीक है, ये ईयर का नहीं है, हालांकि ये किससे रिलेटेड है? ओपन जनरल लाइसेंस जो है ना, ये किसके था? ये ट्रेड से रिलेटेड था, ओपन जनरल लाइसेंस। ठीक है, और ट्राइसम ये क्या है? ये ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर, ये ऐसे करके है, कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए था, ट्रेनिंग रूरल यूथ को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया ये। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये किसके लिए? महंगाई दर नापता है ये, इन्फ्लेशन। और कैश रिजर्व रेशियो किसके लिए? क्रेडिट कंट्रोल के लिए, सीआरआर ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें इतना परसेंटेज, एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसका आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं पे करता है। और एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो बैंक को अपने पास ही रखना होता है, लिक्विड फॉर्म में, इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और इन द फॉर्म ऑफ जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए का हो गया दो, ए का दो, तो सी गलत, डी गलत, और ट्राइसम क्या होगा? बी का वन, बी का वन हुआ तो ए हो गया इसका आंसर। फिर 50, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थोड़ी कंट्रोल करेगा। प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी था उस समय, अब तो वो भी नहीं है। फिनांस कमीशन अगेन एक एडवाइजरी बॉडी है। तो फिनांस मिनिस्ट्री जो है वो अथॉरिटी होल्ड करती है किसकी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की। ठीक। फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको बताता हूँ मैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, दो टर्म्स याद रखने हैं, एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और एक है प्राइमरी डेफिसिट। उससे पहले जो है एक चीज देखते हैं, कि सरकार के पास जो पैसा आता है ना, वो दो तरीके से आता है। ठीक, रिसीट जो आता है, RECIEPTS, रिसीट्स। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिवेन्यू रिसीट। ठीक है, यानी ऐसे रिसीट जिसका सरकार की किसी भी एसेट या लायबिलिटी से लेना देना नहीं, जैसे टैक्स आ गया, टैक्स का पैसा हो गया, ठीक है, फाइन का पैसा हो गया, ये सब कहलाता है रिवेन्यू रिसीट। ठीक। और एक होता है कैपिटल रिसीट। ठीक, कैपिटल रिसीट में क्या होता है, कि या तो आपने अपने एसेट को डाइल्यूट किया है, मतलब या तो आप जैसे पीएसयूज को जो है वो, और किया है, आपने बेचा है। ठीक, या फिर जो है अपने लायबिलिटी को बढ़ाया है, यानी लोन वगैरह लिया है, तो वो पैसा आता है कैपिटल में। अब चलो एक फर्ज करते हैं कि 50 रुपए जो है वो आ गए, रिवेन्यू रिसीट हो गए, और 50 रुपए जो है कैपिटल रिसीट हो गए। ठीक। अब खर्चे जो होंगे, एक्सपेंडिचर, वो भी दो तरह के होंगे भाई। ठीक है, एक रिवेन्यू खर्चा होगा। रिवेन्यू खर्चा क्या होता है? रिवेन्यू खर्चा वो हो गया कि जिससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता आपका, मतलब जो डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, जैसे सैलरी पे करना भाई लोगों की, ठीक है, पेंशन पे करना, सब्सिडीज वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब रिवेन्यू खर्चा आता है। फिर एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जैसे रोड बना दिया, स्कूल हॉस्पिटल बना दिया, मतलब कोई आप एसेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको आगे चल के रिटर्न देगा। ठीक है, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मान लिया जाए कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया 60 रुपए का।
ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 40 रुपए का। ठीक है, तो रिवेन्यू आपके पास आया कितना था पैसा, 50 रुपए, और रिवेन्यू आपने खर्चा कितना किया, 60 रुपए। ठीक, तो आपका डेफिसिट कितना हो गया, 10 रुपए का, तो इसको बोला जाएगा रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट मतलब रिवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर के बीच का जो फर्क है, यानी 10 रुपए आपका हो गया रिवेन्यू डेफिसिट हो गया। ठीक, अब मान लीजिए कि 10 रुपए में से 5 रुपए जो है वो केंद्र सरकार ने दिए थे, किसको, स्टेट्स को दिए थे, क्या करने के लिए, ठीक है, स्टेट्स को दिए थे कैपिटल क्रिएट करने के लिए, कैपिटल क्रिएशन के लिए। ठीक है, हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की खातों में तो जो है वो एज अ वही लिखा जाएगा, रिवेन्यू खर्चा ही लिखा जाएगा, क्योंकि स्टेट को दिए, स्टेट से वापस तो नहीं आ रहे हैं सेंटर के पास। ठीक है, तो सेंटर के लिए तो वो कोई कमाई का जरिया नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो कैपिटल क्रिएशन में ही खर्च हुआ ना। ठीक है, तो वो 5 रुपए और इसमें से माइनस कर दिया जाए तो उसको नाम दिया गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अब कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। ठीक, ये कब इंट्रोड्यूस किया था, 2011-12 में। ठीक, एक तो ये नाम याद रखना है, फिर एक नाम आता है प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, कि जैसे मान लीजिए ये जो एक्स्ट्रा जो रिवेन्यू खर्चा आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इस रिवेन्यू खर्चे में 60 रुपए में जो पिछले साल आपने लोन लिया है ना, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं हर साल। ठीक है, अच्छा लोन का जो पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट जब पे कर देते हैं वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कैपिटल खर्चा नहीं है, वो एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो पिछले साल का जो लोन लिया उसका जो पेमेंट करना है वो इस साल पेमेंट करना है। तो सरकार ने बोला कि भाई पिछले साल का जो रिवेन्यू जो लोन लिया था उसका पेमेंट जो करना है उसको हटा के हम लोग गिनेंगे एक और नया डेफिसिट। तो मान लीजिए कि 10 रुपए में ये 10 रुपए जो रिवेन्यू डेफिसिट था उसमें से 2 रुपए तो एज अ लोन का जो इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। सरकार ने बोला कि नहीं, ये इसको गिनने के लिए 10 रुपए में 2 रुपए माइनस करके तब गिनेंगे, तो उसको बोला प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो तीन तरह का डेफिसिट हो गया, एक रिवेन्यू डेफिसिट, एक इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, एक प्राइमरी डेफिसिट। फिर एक होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब आपने कितना लोन लिया है, ठीक है, वो बात की बात है, बाद में देखा जाएगा कभी और दोबारा कभी आता है तो। फिर अगेन ये आगे देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम है। ठीक, फिर एच डी आई रैंक इंडिया कितनी है अभी, 129 है इंडिया की। ठीक, एस डी आर रिपोर्ट 2025 24-25 के हिसाब से निकालता कौन है, यूएनडीपी। फिर कंसिडर द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस, कौन पब्लिश करता है ये पूछ रहा है, कंपाइल्ड बाय सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब तो ये भी नहीं है, अब तो एनएसओ करता है। ठीक है, बट हालांकि देख लेते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर ये करता है लेबर ब्यूरो। ठीक है, अगेन सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर ये भी लेबर ब्यूरो करता है। फिर सीपीआई फॉर रूरल लेबर ये भी लेबर ब्यूरो करता है। और सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज ये करता था पहले सीएसओ, अब करता है एनएसओ, यानी इसका आंसर हो जाएगा ओनली 4। फिर व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स इन इंडिया, 2013-14 का डेटा क्यों करेंगे, 2024-25 का देखते हैं। 2024-25 में कितना डेटा है, ठीक है, 41.66 मिलियन टन। ठीक है, ये डेटा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय द, उस समय जो है वो टेक्सटाइल था। ठीक है, आज के समय इंजीनियरिंग गुड्स है, हालांकि ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको नहीं करें तो अच्छा है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, द फॉरेन करेंसी विच हैज टेंडेंसी टू क्विक माइग्रेशन। ठीक है, क्विक माइग्रेशन उसको क्या बोलते हैं, उसको हॉट करेंसी बोलते हैं जनरली, ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ठीक है, उसको हॉट मनी बोला जाता है। एक होता है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है, जो रिलेटिवली बहुत स्टेबल होती हैं, वर्ल्ड की करेंसी करेंसी जो स्टेबल है, जिनका ज्यादा अप डाउन नहीं होता है, ना ज्यादा जो है अप्रिसिएशन होता है, ना ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है। तो 5 जो है हार्ड करेंसीज हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो डॉलर हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, एक हो गया पाउंड, ब्रिटिश का पाउंड है। फिर यूरो हो गया, यूरोप का। उसके अलावा जो है जापान का येन है। फिर चाइना का जो है रेमनिम्बी। ठीक, ये पांचों जो है क्या है, हार्ड करेंसी है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, ऑयल सीड्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, एडहॉक ट्रेजरी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, टी बिल्स होते हैं। आज के समय कौन इशू करता है, आज के समय सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ये लेस देन 1 ईयर की, 1 ईयर के लिए होता है। ठीक है, लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, और साथ में क्या है, ये जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है वो हमने डिटेल में पिछली वीडियो में देखा था, उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये 31 मार्च 1997 को जो है अबॉलिश किया गया था, लेकिन इस आज के समय कोई यूज का नहीं है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आर एन मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, आर एन मल्होत्रा कमेटी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। फिर टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड कमेटी तो कल देखी थी हमने, एक राज चलिया कमेटी थी जिस,
राज चलैया कमेटी, जिसने जो है सर्विस टैक्स को जो है ओ, ये जो है रिकमेंड किया था। ठीक है, तो सर्विस टैक्स जो 1994 95 में, इसको पहले देख लेते हैं। 94 95 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको रिकमेंड किसने किया था? राज चलैया कमेटी ने। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कमेटी है, एक नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन भी दो हैं, ठीक है, नरसिम्हन वन, नरसिम्हन टू, और एक है पीजे नायक कमेटी। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारी कमेटीज हैं, लेकिन ये दो जो है ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, इनको जरूर याद रखना है, नरसिम्हन कमेटी और पीजे नायक कमेटी। ठीक। फिर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाई। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे भाई डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करना है, किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करना है, वाइस वर्सा। ठीक है, वो कन्वर्ट कर कर पाने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। तो ये दो तरह की होती हैं। इंडिया में क्या है, एक करंट अकाउंट होता है, ठीक है, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट में तो फुल कन्वर्टिबिलिटी है, मतलब कितना भी कोई लिमिट नहीं है। कैपिटल अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है इंडिया में। ठीक। और दोनों में फुल कन्वर्टिबिलिटी करने का रिकमेंडेशन एक कमेटी ने दिया था, एस एस तारापुर कमेटी। ठीक है, इनको जरूर याद रखना है, एस एस तारापुर कमेटी ने। ठीक। दोनों को बोला था, लेकिन अभी फिलहाल इंडिया में फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा। ठीक। अभी फुल कन्वर्टिबिलिटी किसमें है? सिर्फ करंट अकाउंट में है, कैपिटल अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ करता है इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये बहुत पुराना डेटा हो गया, अभी लेटेस्ट डेटा देखते हैं, 2025-26 का जो बजट है। ठीक है, हालांकि अगर आप 2028 में देखेंगे इसको, तो आप तब के लिए जो है डेटा जो है वो अपडेट कर लीजिएगा। 25-26 के जो हुआ था उसमें क्या था? इनकम टैक्स जो है उसका परसेंटेज जो है वो था 22%। ठीक। फिर जीएसटी सेकंड नंबर पे था, उसका परसेंटेज था 18%। फिर कॉरपोरेट टैक्स, इसका परसेंट था 17%। ठीक है, उसके बाद फिर एक्साइज ड्यूटी, वो था 5%। फिर कस्टम, वो था 4%। ठीक। तो ये सारा याद रखने हैं इसको, घटते से बढ़ते से घटते घटते के टर्म में, डिसेंडिंग में बोला ना। तो आज के समय अगर करना हो तो इनकम टैक्स तो हालांकि इसमें है ही नहीं। ठीक है, बाकी ठीक है, इसको जो है अरेंज कर सकते हैं। ये पुराना डेटा है, उसके हिसाब से तो आंसर जो है वो जो भी था, लेकिन आज के हिसाब से कितना होगा? आज के हिसाब से होगा 2143। ठीक, इसको याद रखना है। फिर क्वेश्चन ये अगेन, ये एमएसएमई का जो वो है, और क्या कितना इन्वेस्टमेंट और कितना टर्नओवर होता है, उसको फिर रिवाइज किया गया 2025-26 के बजट में। ठीक है, ये देखते हैं 2025-26 के बजट में, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में यहाँ यहाँ बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये है टर्नओवर, एक है माइक्रो, एक है स्मॉल, एक है मीडियम। ठीक है, और ये रुपी करोड़ में है। तो माइक्रो के लिए कितना है? 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर 4 टाइम्स है, यानी 10 करोड़ का टर्नओवर। स्मॉल के लिए 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर हो गया 100 करोड़। और मीडियम के लिए 125 करोड़, और टर्नओवर हो गया 500 करोड़। ठीक है, तो ये 2025-26 के हिसाब से जो है लेटेस्ट डेटा है, इसको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? कि किस साल भाई ट्रेड बैलेंस जो है फेवरेबल था इंडिया के लिए? 1972-73 में, 76-77 में? वो इसलिए था कि इंपोर्ट गिर गया था। अभी फिलहाल 2020-21 में भी ये ऐसा हुआ था, कोविड की वजह से इंपोर्ट में कमी आ गई थी, तो इंडिया का जो है ट्रेड बैलेंस सरप्लस में चला गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 66 जो है, ये उस समय का ट्रेड एग्रीमेंट हुए थे, उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, वो आज के समय काम करनी है, इसको छोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67 जो है, किस साल जो है एग्रीकल्चर का और अलाइड सेक्टर का ग्रोथ नेगेटिव में हुआ था? ठीक है, वो 2002-3 में हुआ था। फिर बैंक रेट देखते हैं, ये कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है पिछले साल वाला, जो जो पिछले साल ना, पिछली वीडियो में जो है, जो 60 से 60 सेकंड वाला बीपीएससी का था, उसमें किया था हम लोगों ने, कि दो तरह के होते हैं। एक होता है रेपो रेट, ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म की लेंडिंग करता के लिए सेंट्रल बैंक चार्ज करता है बाकी कॉमर्शियल बैंक से। और एक होता है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट में क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? बैंक रेट शॉर्ट टर्म उल्टा दिया है, रेपो रेट लॉन्ग टर्म उल्टा दिया है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए है। रेपो रेट स्पेसिफिकली 14 दिन के लिए होता है। ठीक, तो इसका आंसर है नीदर वन नॉर टू। ठीक है, तो कभी इकोनॉमी जब पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसको डिटेल में चर्चा करेंगे इस पे। बाकी ये है क्वेश्चन नंबर 69। ये क्या बोल रहा है? वर्षा बीमा रेनफॉल इंश्योरेंस स्कीम इज मैनेज्ड बाय, ठीक है, ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ उस समय करती थी। स्कीम जो है 2007 में, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के समय, उस समय के हिसाब से ठीक है। आज के समय इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसका आंसर वैसे बोथ 1 एंड 2 होगा। ठीक है, फिर 70 क्या है?
फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, लोअरिंग डाउन ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, ठीक है, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म है। फिर एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी जो है फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म में ही आएगा। और डी रेगुलेशन ऑफ स्टेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म है। सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, बाकी रूरल हाउसिंग ये सब भारत निर्माण के अंदर में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, ये पॉवर्टी लाइन प्लानिंग कमीशन के हिसाब से, ठीक है, कितना है, 26 रुपया जो है वो गाँव में है, और 32 रुपया जो है वो शहरों में है। ठीक है, हालांकि अभी जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है उसमें $2.15 रखा गया है। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि एक दिन में आप इतना कंज्यूम कर रहे हैं तो आप गरीबी रेखा के नीचे हैं, और वो गरीबी रेखा काफी घट गई है, वो करीब 2.2% के अराउंड आ गई है इंडिया में। ठीक है, ये घटना चक्र का मैगजीन जो कवर कर रहे हैं उसमें ये कवर्ड है, उसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। फिर 73, देखिए ये आ गया, ये एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ये अगेन ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर, ये एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए है। फिर ये जवाहर रूरल योजना, ठीक है, फिर ये रूरल, ये लैंडलेस के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है। तो ये तो है, ये तो 1993 में है, अक्टूबर 1993 में। ठीक है, ट्राइसम जो है 1979 में है। ठीक है, और जवाहर रोजगार योजना 1989 में है। ठीक है, और फिर ये रूरल, ये लैंडलेस वाला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये 15 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में अगर अरेंज करना हो तो पहले क्या आएगा, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, आंसर होगा डी। फिर अगेन ये फिर से वो पूछ लिया कि ईयर से मैच करने के लिए, तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है, हालांकि ये बहुत पुराना हो चुका है, नेशनल एग्रीकल्चर आज के समय कोई किसी काम का नहीं है, तो ये सन 2000 में आया था। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये मरीन फिशिंग पॉलिसी, ये सन 2004 में आई थी। न्यू फॉरेन ट्रेड जो है पॉलिसी 2014 में। सेवेंथ फाइनेंस कमीशन जो है वो 1978 में आया था। ठीक है, अभी फिलहाल जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 2019 से 20 में दो, और 20 से 25 तक के लिए 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 2020 से 25 के लिए। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। 2021 से 25-26 फाइनेंशियल ईयर में देखा जाता है, तो ये देख रहा हूँ 2021 से 25-26 तक। अध्यक्षता कौन कर रहा है, एनके सिंह। फिर अब आते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस पे। ठीक, तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, हालांकि ये आर्यभट्ट ने किया था वैसे, लेकिन इसमें कॉपरनिकस है, कॉपरनिकस का आंसर लिखेंगे। फिर कॉस्मिक रेस क्या होती हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स होती हैं जो भाई सूरज से निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल, अल्फा रे, एक्स रे, ये सब जो है बीटा जो पार्टिकल्स होते हैं, सब कॉस्मिक रेस बोलते हैं इनको। फिर जो जापान में नागासाकी पे जो एटम बॉम्ब गिराया गया था उसमें क्या था, प्लूटोनियम 239 का यूज किया गया था। 239 इसका मास नंबर होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसी के नाम पे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो सिर्फ कार्बन के प्रेजेंट पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है उसको। फिर लाइटर में जो है कौन सी गैस होती है, वही गैस जो एलपीजी में होती है, बुटेन। फिर इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, हालांकि सोडियम और पोटेशियम दोनों है, लेकिन अगर उन दोनों में कंपेयर करें तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए इतने रिएक्टिव है कि ये हवा के संपर्क में आते ही फट जाते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आते ही जो है ये फट जाएंगे। फिर ये क्या है, क्लोव्स, क्लोव्स क्या होते हैं, ये ड्राइड फ्लावर बड्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत बार ये पीवाईक्यूज में रिपीट कर चुका है। फिर ऑन्कोजीन्स, क्वेश्चन नंबर 82, ऑन्कोजीन्स ये किससे रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, तो कैंसर के डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ये कैंसर के डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर ये एक इंपॉर्टेंट है, हु सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो, दो तरह का होता है, एक इन विट्रो और एक इन वीवो। ठीक है, हालांकि इसका डिटेल जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, तो यूपीएससी का अगर कुछ डिस्कशन करेंगे उसमें देखेंगे इनका डिफरेंस। बट एक दो तरह का होता है, ये ध्यान रखना है बस, इन विट्रो और इन विवो। तो इन विट्रो का जो है वो सिंथेसाइज किसने किया था, वो किया था आर्थर कॉनबर्ग ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल का डिस्कवर किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, एडवर्ड जेनर वेरी इंपॉर्टेंट नाम इसको, एडवर्ड जेनर ने पहला वैक्सीन बनाया था, ठीक है, काउ पॉक्स के लिए। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्योर इट डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी एंड यूज। ठीक है, आयोनाइज्ड रेडिएशन कौन सा होता है, कोबाल्ट 60 होता है शायद, कोबाल्ट 60। ठीक है, इसको याद रखना है।
हालांकि अल्ट्रा वायलेट रेस से भी होता है, लेकिन वो जो खतरनाक ज्यादा होती है, आयोनाइज रेडिएशन ज्यादा यूज किया जाता है। फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल अडल्ट कितना था? 5 से 6 लीटर होता है खून। नॉर्मल ह्यूमन बींग में तो 5-6 लीटर ही होता है। बाकी जो 15 लीटर डोनेट करते हैं वो जाने, बाकी 5-6 लीटर नॉर्मल ह्यूमन बींग में ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, टाइफाइड और कोलेरा। ठीक है, टाइफाइड और कोलेरा क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है ये। टाइफाइड और कोलेरा किससे होती हैं? पानी जो खराब होता है उससे होती हैं। ठीक। फिर एनर्जी जो है वो लीवर में और मसल में किसके फॉर्म में स्टोर होती है? ये आरओ एआरओ में पूछा है, ग्लाइकोजन में के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है। अच्छा, इनको तोड़ता कौन है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को तोड़ने के अलग अलग जो है वो लिपिड होते हैं। कौन तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, उसको बोलते हैं अमाइलेस। ठीक है। फैट को कौन तोड़ता है? लाइपेज। ठीक है। और प्रोटीन को पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, पूछ सकता है ये। फिर ये बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? ल्यूविन हॉक ने किया था। इन्होंने क्या दिया था? हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिया था बैक्टीरिया। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक। फिर द रीजन फॉर द लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसको बहुत लोग म्यूटेशन कर सकते हैं, लेकिन म्यूटेशन लार्ज स्केल डाइवर्सिटी के लिए म्यूटेशन जनरली होता रहता है। अडेप्टेशन सबसे बड़ा रीजन है लार्ज स्केल डाइवर्सिटी का। ठीक है। और लार्ज स्केल डाइवर्सिटी का रीजन अडेप्टेशन है। क्यों? देखिए, ऐसा होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल उसका देते हैं कि जब ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो है जब एक साथ थे। ठीक है। ये किसने दिया था? अल्फ्रेड वेजनर ने बताया था। लेकिन जब अलग अलग हुए तो उन दोनों जो कॉन्टिनेंट्स पे रहने वाले जीव थे वो तो जेनेटिकली सेम ही थे ऑलमोस्ट। ठीक है। लेकिन मान लीजिए सेम ही तरह की प्रजाति के दो अलग अलग कॉन्टिनेंट पर बिछड़ गए। ठीक है। तो उनका जो है क्लाइमेट कुछ दूसरे तरीके का हो गया। जो साउथ अमेरिका में रह गए, अफ्रीका में रह गए, उनका क्लाइमेट कुछ और तरीके से हो गया। तो उनको अब जिंदा रहना है तो वहाँ के जो परिस्थितियां उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। अब वहां से जब अडेप्ट करेंगे वो, ठीक है, अडेप्ट करने की वजह से क्या हो गया, उसमें से धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अडेप्टेशन जो है वो मेन रीजन है लार्ज स्केल डाइवर्सिटी का। इसे जरूर इसको याद रखना है। म्यूटेशन, हालांकि म्यूटेशन भी है, लेकिन लार्ज स्केल डाइवर्सिटी के लिए अडेप्टेशन जिम्मेदार है। फिर अगेन, वर्मी कल्चर क्या होता है? वर्मी कल्चर क्या होता है? साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स, इसको वर्मी कल्चर कल्चर कहते हैं। ठीक है। इसी का यूज करके जब ये जो पुरानी सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं इनको जब सड़ाया जाता है उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। ठीक है। गोबर वगैरह ये सबको जो है सड़ा के खाद बनाई जाती है, तो वर्मी कंपोस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 91, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है। कौन सा सेल होता है स्मॉलेस्ट सेल? माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल किसको बोलते हैं? बिगेस्ट सेल। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ये कहते हैं बिगेस्ट सेल। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। फिर पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ परफॉर्म हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। कब? 1967 में। कौन थे डॉक्टर? डॉक्टर का नाम पूछ सकता है। क्रिश्चियन बेनार्ड। ठीक है। क्रिश्चियन बेनार्ड, इनका नाम याद रखना है। 1967 में साउथ अफ्रीका में। फिर क्वेश्चन नंबर 93, हालांकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो किडनी में जो एवरेज ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, पर मिनट होता है 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1200 सीसी। ठीक। अगेन ये फिर आया है कि प्लांट बड क्या होता है? प्लांट बड भाई एक एम्ब्रॉयनिक शूट होता है। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज पे देखते हैं। सुल्तान बर्ड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये अभी न्यूज में चल रहा है, गुरुग्राम में है ये। ठीक है। फिर द एवरेज फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया पर पर्सन जो है, अच्छा 2019 का डेटा ये अवेलेबल है, उसके हिसाब से कितना है? उसके हिसाब से जो है वो 0.29 जो है वो हेक्टेयर पर पर्सन अवेलेबल है इसमें, इंडिया में फॉरेस्ट एरिया। ठीक है। फिर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार, ये देखते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार कि व्हाट इज द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार। ठीक है। यूनिक फेस्टिवल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ट्राई कर रही है कि यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट है उसमें शामिल किया जाए। ठीक है। वो क्या है? छठ पूजा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दीपावली से रिलेटेड क्या है? यही वो दिन है दीपावली में जो जेपी नारायण जो है वो जेल से भागे थे। और बीसू, बीसू क्या है? बीसू एक न्यू ईयर का कैलेंडर है। ठीक है। किसका? तुलु कम्युनिटी का। तुलु लैंग्वेज जो कर्नाटका केरला के आसपास में बोली जाती है, तुलु लैंग्वेज, उनका न्यू ईयर का कैलेंडर है बीसू। ये भी पूछ सकता है, याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, एट विच प्लेस इन बिहार गांधी जी हैड फर्स्ट सत्याग्रह। ये बहुत बार पूछ चुका है। चंपारण में है। किसने इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ला ने।
हालांकि चंपारण जो वो है, वेस्ट चंपारण का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, बेतिया में है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, विच सिख गुरु वॉज बोर्न एट पटना? जो 10th सिख गुरु थे वो थे, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जो है वो उनकी उन्हीं के पुत्र थे, तो उस समय आए हुए थे। गुरु तेग बहादुर जो कि 9th सिख गुरु थे, उस समय वो पटना विजिट कर रहे थे। उसी दौरान जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह क्या थे, 10th गुरु। उनका जन्म पटना में हुआ था, और उनका नाम क्या उस जगह के पे एक गुरुद्वारा है, क्या नाम है, पटना साहिब के नाम से। और ये पूछा हुआ है कहाँ, क्वेश्चन 70th बीपीएससी में। फिर 100th क्या बोलता है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन इन 1922? तो गया दो सेशन हुए थे इंपॉर्टेंट बिहार में, एक हुआ था 1912 में, ठीक है, बांकीपुर में। ठीक है, उसको किसने प्रिसाइड किया था, आर एन मधुलकर ने। ठीक है। और जो 1922 में गया में हुआ था वो किसने किया था, राजेंद्र बाबू ने, और सॉरी नॉट राजेंद्र प्रसाद, ये चित्तरंजन दास ने। राजेंद्र प्रसाद ने 1934 में बॉम्बे सेशन में किया था। और साथ में जब 1939 में त्रिपुरी सेशन में जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो इनको एक इंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में बनाया गया था। फिर हाकिम अजमल खान, ये 1921 में किया था इन्होंने। फिर बाय विच नेम जयप्रकाश नारायण नोन? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। और लोकमान्य ऑब्वियसली तिलक साहब। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। फिर 102। अच्छा, पॉपुलर बिलीफ में क्या हुआ था, बिहार में ये बोला गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसमें गांधी जी विक्ट्री दिला देंगे, क्यों, क्योंकि वो एपिटोम है धर्म के, धर्म के शिखर हैं वो। ठीक है, ये माना जा रहा था उस समय, इस समय इतना गांधी जी का क्रेज हो गया था। ठीक है, वॉज द एपिटोम ऑफ धर्म। फिर 103, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर पीजेंट लीडर फ्रॉम बिहार? स्वामी विद्यानंद थे, बिल्कुल थे, स्वामी सहजानंद भी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये तो गुजरात से थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक, करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोल रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 104। ये क्या है, ये इन विच एरिया वाज राहुल सांकृत्यायन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? कहाँ थे, छपरा में थे। ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन ने एक बुक लिखी थी, वोल्गा से गंगा। वोल्गा नदी कहाँ है, वोल्गा नदी जो है इस समय रूस में है। तो रूस का बहुत प्रभाव था उस समय भी, और आज के समय भी रूस के साथ काफी गहरी मित्रता है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1857 में महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमरांव और हथवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स, इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी, दोनों, मतलब सैनिक भी दिए थे और साथ में पैसा भी दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, सैनिक और पैसा दोनों दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 106, हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स ऑफ चंपारण बाय राइटिंग अंडर द सूडो नेम ऑफ लाइक दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय? ठीक है, ये पहली बार क्वेश्चन मिला है, ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीर मोहम्मद मुनीस, ठीक है, इसका नाम है। ठीक। फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार देखते हैं। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में क्या है, डालमिया नगर ऑफ बिहार। ठीक है, डालमिया नगर किसके लिए फेमस है, सीमेंट के लिए फेमस है। ये कल जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने जिक्र किया था ये। और जूट के लिए क्या है, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज। ठीक है। और पूर्णिया। ठीक है, ये फेमस है। सिल्क के लिए क्या है, भागलपुर फेमस है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, हाउ मच स्क्वायर मीटर फॉरेस्ट, स्क्वायर मीटर फॉरेस्ट एरिया है? अच्छा, ये एक तो ये कैंसिल कर दिया गया, स्क्वायर मीटर नहीं, स्क्वायर किलोमीटर में है, कितना है, 6764.14 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, ये विच इज 7.1% ऑफ बिहार जोग्राफिकल एरिया, 6764.14 स्क्वायर किलोमीटर में है फॉरेस्ट एरिया, नॉट स्क्वायर मीटर, तो बहुत छोटा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज लोकेटेड ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार? ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार में, हालांकि पूर्णिया लग सकता है लेकिन कटिहार है ईस्टर्न मोस्ट में। अगर मैप पे देखें, लेट मी, तो ये मैप है, मैप में देखिए, किशनगंज हालांकि लग रहा होगा, लेकिन जब ये लेटीट्यूड वाले जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है ना, उसके हिसाब से अगर ये थोड़ा टेढ़ा सा आता है तो कटिहार जो है थोड़ा ज्यादा ही इधर निकल के आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कटिहार है, तो कटिहार इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्या है, कटिहार है, ईस्टर्न मोस्ट। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 10110, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन बिहार? अच्छा, सांभर लेक कहाँ है, ये तो राजस्थान में है। ठीक है, कामा लेक कहाँ है, रशिया में है ये। सुखना कहाँ है, चंडीगढ़ में है। ठीक। अनुपम लेक कहाँ है? ठीक है, अनुपम लेक एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जिसको जो है सेकंड टाइगर रिजर्व की तरह डेवलप किया जा रहा है बिहार में। ठीक है, उसी के अंदर सिचुएटेड है ये अनुपम लेक। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, बिहार में है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। ठीक। फिर पॉलिटी ऑफ बिहार। पॉलिटी ऑफ बिहार में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, पॉलिटी ऑफ इंडिया में भी एक ही क्वेश्चन, पॉलिटी ऑफ बिहार में भी, कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू लोकसभा, कितने होते हैं? 40 होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के लिए कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक। और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितने होते हैं? 243। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितने होते हैं? ये होते हैं 75। ठीक है, सारे याद कर लिए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ जो है ये बाकी करंट अफेयर उस समय का जो है कोई काम का नहीं है अपने। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट था ये। बाकी जो है अपना करंट अफेयर जो है ये 71st बीपीएससी में जो आएगा, क्योंकि जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तो अभी तक 71st बीपीएससी नहीं हुआ है। हालांकि जब 71st बीपीएससी हो जाएगा तो इसी सीरीज में उसको भी कवर कर देंगे। तो ताकि जब बाद में भी अगर आप देखें किसी भी साल के लिए तो पीवाईक्यूज की तो एक सीरीज रहेगी रहेगी। ठीक है, तो जैसे साल दर साल आता रहेगा हम लोग इस वीडियो को कवर करते रहेंगे। ठीक है, वो नया नया जुड़ता रहेगा उसमें। ठीक है, तो 71st बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर है, एक तो जो घटना चक्र का जो सीरीज में चला रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो है कहाँ तक कवर्ड है, जून 2025 तक कवर है। ठीक है, और जुलाई से तो अपना खुद का फ्लैगशिप सीरीज आई गई है, तो वो देख सकते हैं जुलाई 2025 से वो वीडियो रिलीज हो चुकी है। ठीक है, और फिर अगस्त का 2025 का भी जो है वीडियो आएगा, हालांकि जुलाई तक बहुत हुआ। आप घटना चक्र प्लस जुलाई वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे जो है पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा इसका। बाकी स्टैटिक पार्ट के लिए तो पीवाईक्यूज इनफ है, मोर देन इनफ लग रहा है मेरे को, पीवाईक्यूज इनफ है। इसी को कवर करके ही मैंने पूरा 68 69 70 का बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो आप भी इसी को फॉलो फॉलो करके कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कौन सा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर 53 से लेकर 55 तक का जो है वो करेंगे। इसमें 56 से 59वें वाला किया था, फिर 53 से 55 जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।